Hello, good morning, students. Welcome to lesson number 37. Today, we are going to do a very important question by the name Wheatstone Bridge. And in this question, we are going to derive the condition for a balanced Wheatstone network. And we are going to do some applications based on this. So, let us start with Wheatstone network. Now, the type of question that comes in the exam would be find the condition for a balanced bridge. Number one, either without using Kirchhoff rules, or the second could be by using Kirchhoff rules. So we are going to do both. Both are easy. So let us begin with the first one, without using Kirchhoff rules. Students, इस टाइप का सर्किट आपने पहले देखा हुआ है. इसमें कम से कम 4 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, and there can be another resistance or a device which can detect whether current is flowing or not, a galvanometer. AB को हम बैटरी आर्म कहते हैं क्योंकि बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, और CD को वी कॉल एज द galvanometer arm. अब a bridge is said to be balanced when no current flows between C and D, when no current flows through the galvanometer, when no current flows through the central part of the circuit. So this language is important कि जब bridge is balanced, current is not going to flow between the point C and D. आप ही बताएं, if current is not flowing between point C and D, the only possibility is that the point C and D may be at the same potential. They must be at the same potential. मीनिंग इसका ये हुआ कि जितनी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रही है उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होनी चाहिए. जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, मान लिया इस बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट ए पे 10 वोल्ट होगी. अब जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो कुछ ड्रॉप इन वोल्टेज होगी. मान लिया 2 वोल्ट ड्रॉप होती है. कैन यू टेल मी हाउ मच वोल्टेज विल गेट एट सी? 10 यहाँ पे था, उसमें से 2 ड्रॉप हो गई तो यहाँ 8 मिला. अब यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो ताकि यहाँ 8 आ जाए? यू विल से अगेन 2 वोल्ट ड्रॉप होनी चाहिए, देन विल गेट द वोल्टेज ओवर हियर इज 8. अगर वोल्टेज एट द पॉइंट C एंड D हैव टू बी इक्वल, तो फिर 2 बातें ट्रू होनी चाहिए. नंबर 1, यहाँ पे ड्रॉप इन वोल्टेज शुड बी इक्वल टू ड्रॉप इन वोल्टेज ओवर हियर, एंड द सेकेंड थिंग इज ड्रॉप इन वोल्टेज ओवर हियर should be equal to drop in voltage over here. What I mean to say is कि अगर voltage at C is equal to D, इसका मतलब I1 into R1 पहले रजिस्टर के क्रॉस should be I2 into R2 across the second resistor. And then एक और बात ट्रू होनी चाहिए कि I1 into R3 यहाँ पे ड्रॉप should be equal to drop in voltage over here I2 into R4. हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं and we find that the condition becomes R1 divided by R3 is R2 divided by R4. तो मतलब R1 divided by R3 is equal to R2 by R4. स्टूडेंट्स, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि R2 को नीचे ले आएं, R3 को ऊपर ले जाएं? तो उस केस में हम ऐसे सिंग करेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4. तो ये जब भी कोई ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है तो 2 तरीके से आप कंडीशन को याद रख सकते हैं. एक, आप हॉरिजॉन्टली चलें, R1 बाई R3 शुड बी R2 डिवाइडेड बाई R4. अदरवाइज आप वर्टिकली चलें, मतलब R1 डिवाइडेड बाई R2 is R3 divided by R4. So that's how we can learn the condition. चलिए स्टार्ट करते हैं with the
second way of deriving the same condition for a balanced bridge. अब हमने किरचॉफ रूल्स यूज़ करने हैं, तो फिर से वही हमने सर्किट दिखाया R1, R2, R3, R4 कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो स्टूडेंट्स आप पता होगा कि हम यहाँ से मान लिया एक करंट I अगर चलाते हैं तो उसमें से कुछ करंट ऊपर जा सकता है और कुछ करंट फिर इधर आ सकता है। नॉर्मली हम लोग न्यूमेरिकल्स में ऐसा करते थे कि अगर करंट I ऐसे जाए और I1 उधर चला जाए तो यहाँ पे जो करंट होगा वो I माइनस I2 होगा, ऐसा हम लोग करते थे। लेकिन टू मेक दिस डेरिवेशन सिंपल हमने कहा कि लेट द करंट बी I, यहाँ पे I1 चला जाए करंट, यहाँ पे I2। तो ये जो करंट I1 ऊपर जा रहा है इसमें से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर सकता है, मान लिया वो करंट I सफिक्स G है। तो यू विल आस्क कि यहाँ पे करंट फिर कितना होगा, I1 माइनस IG। ये देखिए IG करंट ऊपर से आ रहा है, I2 करंट इधर से आ रहा है, तो ये दोनों मिलके कितना करंट बना देंगे, I2 प्लस IG। यहाँ पे I2 प्लस IG इधर जा रहा है, I1 माइनस IG उधर से आ रहा है, तो टोटल करंट आप ऐड कर लीजिए, ये टर्म कैंसिल हो रही है, I1 प्लस I2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू I। तो इसका मतलब हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर है। अब हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है I1, दूसरा वेरिएबल है I2। मैं IG को वेरिएबल नहीं मान रहा हूँ, यू विल कम टू नो आफ्टर 2 मिनट्स। तो इसमें एक तरीके से दो वेरिएबल हैं I1 एंड I2। तो इसका मतलब हमें दो क्लोज पाथ लेने चाहिए एंड फॉर ईच क्लोज पाथ हमें एक इक्वेशन लिखनी चाहिए। हम सबसे पहले एक क्लोज पाथ लेते हैं A C D A। तो आपको याद होगा कि जब हम अलोंग द सर्किट लाइन मूव करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, सर्किट लाइन की भी डायरेक्शन वही है, इसलिए इट विल बी नेगेटिव माइनस IG इंटू जी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन इधर है, सर्किट लाइन ऊपर को जा रही है, तो ये टर्म हो जाएगी प्लस I2 इंटू R2। तो ऐसे एक इक्वेशन लिख डाली। एक और क्लोज पाथ लेते हैं C D B C। तो अब हम अलोंग द सर्किट लाइन जा रहे हैं, इसलिए IG इंटू जी। इधर जा रहे हैं अलोंग द सर्किट लाइन, इसलिए प्रोडक्ट इज नेगेटिव I2 प्लस IG इंटू R4। और यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं तो इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं, तो इट इज़ I1 माइनस IG इंटू R3 इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कि ए व्हीटस्टोन नेटवर्क इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन नो करंट फ्लोज बिटवीन C एंड D। इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में हमें I सफिक्स G को 0 डालना है। तो that was the reason why we had not really considered IG as one variable, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता था कि हमने 0 डालनी है। अब देखिए मैं इक्वेशन 1 देख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ जहाँ पे I सफिक्स G होगा वहाँ मैंने 0 लगाना है। तो माइनस I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 इज 0। यहाँ आ जाओ, ये टर्म के अंदर IG है 0, ये माइनस I2 इंटू R4, IG 0 है, प्लस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको अगर ठीक से लिखें तो वो बन जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। और जो इक्वेशन नंबर 2 है जो वो ये आ गई थी बाई पुटिंग IG इक्वल टू 0, वो हो जाएगा I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें तो ये I1 कैंसिल हो गया, I2 भी कैंसिल हो गया,
और फिर से वही इक्वेशन आ गई, R1 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R4। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हमें लर्न अच्छे से कर लेना चाहिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग येट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि शो दैट द कंडीशन फॉर बैलेंस remains unchanged even if the battery arm and the galvanometer arm are interchanged। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम बैटरी आर्म को और गैल्वेनोमीटर आर्म को इंटरचेंज कर देते हैं, तब भी जो कंडीशन फॉर बैलेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम। मान लिया हमारे पास ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क है, आपको याद होगा कि ए बी को हम क्या कहते हैं, बैटरी आर्म, क्योंकि बैटरी लगी हुई है। सी डी को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर आर्म। तो यही सर्किट मैंने दोबारा से यहाँ बनाया, लेकिन इससे पहले इस सर्किट में अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, R1 डिवाइडेड बाई R2 will be equal to R3 divided by R4। अब हमने वो काम करना है जो इसमें कहा है। क्या कहा है कि इंटरचेंज किसको, बैटरी आर्म को और गैल्वेनोमीटर आर्म को। मतलब जहां गैल्वेनोमीटर लगा था वहां तो बैटरी लगा दीजिए, और जहां पे बैटरी लगी है थी वहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। तो इस तरह से हमने इंटरचेंज कर दिया। अभी यही सर्किट, इसको दोबारा से हमने ड्रॉ किया है। पोजीशन R1, R3, R2, R4 इनकी पोजीशन चेंज नहीं की है। नाउ आई आस्क कि ये जो बैटरी लगाई हुई है ये कहाँ पे लगाई हुई है, ये लगी है बिटवीन C एंड D। देखिए यहाँ भी C और D के बीच में बैटरी लगी है। और गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्टेड है, अक्रॉस A एंड B। ये A है, ये B है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है। तो अगर आप इसको इस साइड से अगर देखें तो ये तो फिर गैल्वेनोमीटर सर्किट बन गया। एंड अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या होना चाहिए कि R1 डिवाइडेड बाई R3 शुड बी R2 डिवाइडेड बाई R4। मतलब R1 डिवाइडेड बाई R2 शुड बिकम R3 डिवाइडेड बाई R4। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पे भी जो कंडीशन थी वो वही है एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी आर्म और गैल्वेनोमीटर आर्म को इंटरचेंज करने से जो कंडीशन फॉर बैलेंस है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस। चलिए एक एप्लीकेशन करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। देखिए ये दो पॉइंट्स हैं। हमने लर्न किया है कि अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये बी है तो इसको बी नहीं कह सकते, इसको कोई और पॉइंट कह दीजिए सी, और इसको कोई और पॉइंट कह दीजिए कॉल्ड डी। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी सर्किट के अंदर ए मिनिमम ऑफ 4 रजिस्टर्स हो जाएं तो हम सस्पिशियस हो जाते हैं कि इट कुड बी ए व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब वो व्हीटस्टोन नेटवर्क है या नहीं है उसको हम चेक करने के लिए पहले ये दो पॉइंट्स बनाते हैं ए बी, और फिर ये दो पॉइंट सी एंड डी। अब हमने इस सर्किट को ट्रांसलेट करना है इस शेप में। हमने रजिस्टर बाय रजिस्टर ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है, C और D के बीच में। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है, A और C के बीच में। ये कहाँ पे है, A और D के बीच में। ये कहाँ पे है, B और D के बीच में। ये कहाँ पे है, B और C के बीच में। अब हम अपने आप से पूछते हैं क्या R divided by R is equal to R by R? You say yes. इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसका मतलब
ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सर्किट है, इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता, और देयरफॉर इट विल बिकम व्हाट, ए डेड ब्रांच, एंड यू नो दैट डेड ब्रांचेस आर नेवर कंसीडर्ड। अब वही दो पॉइंट्स ए एंड बी बनाए हमने फिर से। अब देखें, ये एक ब्रांच है जिसमें दो रजिस्टर्स हैं आर और आर, एक और ब्रांच है बिटवीन ए एंड बी, आर एंड आर, तो यहाँ भी 2R, यहाँ भी 2R, ये 2R एंड 2R दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप जानते हैं कि व्हेन टू इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आंसर आता है जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 2, तो 2R divided by 2 is R. So this was really a very good application of a balanced Wheatstone network. चलिए एक और करते हैं। इस केस में हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस A and B. Let me count the number of resistance. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो कम से कम 4 तो हैं। तो इसका मतलब minimum of 4 resistors are present. तो इसका मतलब it could be a Wheatstone network. Whether है या नहीं है, that we can see very shortly. अब देखें, अगर ये पॉइंट A है तो ये भी पॉइंट A होगा और ये भी पॉइंट A होगा। क्यों? ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन ए वायर विल हैव द सेम मीनिंग। अगर ये B है, ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा। अगर ये B है तो इस पॉइंट को कुछ और कहना पड़ेगा, मान लिया C, इसको कुछ और कहना पड़ेगा, मान लिया D। तो हम A और B पॉइंट बनाते हैं, एंड देन 2 more पॉइंट C and D। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस। अब देखें, ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ कनेक्टेड है? ए और डी के बीच में है, ये ए और डी के बीच में। ये रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है? ए और सी के। ये कहाँ है? सी और डी के बीच में। ये रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है? अक्रॉस ए एंड बी। ये कहाँ कनेक्टेड है? बी और सी ऊपर। एंड ये कहाँ कनेक्टेड है? अक्रॉस बी एंड डी। आप देखें स्टूडेंट्स, ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क लग रहा है। हम पूछते हैं अपने आप से कि क्या R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू R बाई R? आंसर इज यस। इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड। यहाँ पे इट विल बिकम ए डेड ब्रांच। ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 2R है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी 2R है, एंड वेयर दे आर कनेक्टेड? अक्रॉस A एंड B। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2R, यहाँ 2R, यहाँ R, तो ये 2R और ये 2R, अभी आपने सुना था इसका आंसर R होता है, और ये R विल बिकम व्हाट? R बाई 2। चलिए एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें वो कलर कोड जो हमने सीखा था, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, वो सेंटेंस हमको याद रखना है। ही सेज फाइंड कैपिटल R इफ द करंट थ्रू द 3R रजिस्टर इज 0। अगर यहाँ पे करंट 0 है, इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक रजिस्टर लगा है, फर्स्ट बैंड रेड है, सेकेंड भी रेड है, थर्ड ऑरेंज है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 22 इंटू 10⁻³ ओम, एंड क्योंकि फोर्थ बैंड नहीं है तो उसकी जो परसेंटेज टॉलरेंस आप जानते हैं ±20% होगी। तो यहाँ पे क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसलिए ब्रिज बैलेंस्ड है। इसका मतलब 2R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई दिस। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 22 इंटू 10⁻³ ओम। So this was a very simple type of question, and Wheatstone network is really very, very important. So thank you for watching. Thank you.